हेलो दोस्तों, मैं वैभव सक्सेस विद बीएससी में आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर के सेशन में आज से कुछ नया करने वाला हूं आपके लिए। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, करंट अफेयर के सेशन में हम शुरुआत किया करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस के साथ, जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी, जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हो लाइक बटन पर प्रेस कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे आने वाली एक एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ और देखेंगे आज पहले दिन क्या रखा है मैंने खास। तो पहले दिन भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन सभी लोग बनाने का प्रयास करें, वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक से मैंने एक एक क्वेश्चन को इसमें रखा है, तो अपना आंसर करिए। चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप। यानी प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। पढ़ेंगे फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूं आंसर दे दिया है। चलिए इसका सही आंसर होगा ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी। यानी सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। क्लियर है? बढ़ेंगे फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? यानी कितने डिग्री पर यह बसी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। सही से याद करिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? यानी कितने डिग्री पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। यहाँ पर एग्जाम में गलती ये करते हैं कि पश्चिमी देशांतर दे देते हैं, तो आप याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा पूर्वी देशांतर। बढ़ते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्व में इलाहाबाद और प्रेजेंट में प्रयागराज। ठीक है, याद रखिएगा इलाहाबाद के निकट एक जगह है नैनी, जहाँ से ये समय गुजरता है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटे 30 मिनट। यानी कि 5.5 घंटे का समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं आपको काफी ज्यादा पसंद आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 15,200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे 9वें क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे 9वें क्वेश्चन में क्या है खास। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ेंगे आखिरी क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे क्या है खास। तो आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर। यानी 3214 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे।
ये 10 क्वेश्चंस आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली डेली सारे क्वेश्चंस क्लास के अंदर ही लर्न हो जाए। तो एक बार फिर से एक एक क्वेश्चन देख लीजिए जो भी मैंने आपको पढ़ाया। पहला क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे करके एक एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैंने कराए हैं वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं। अब बढ़ेंगे आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आपको करंट अफेयर से पहले डेली का डोज दे दिया, और डेली डोज के अंदर मैंने आपको 10 इम्पॉर्टेंट जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस किया एमसीक्यू फॉर्म में, क्योंकि हर एक बच्चा ये चाहता है कि एमसीक्यू फॉर्म में अगर क्वेश्चन लिख कर आता है तो उसे एक तो पढ़ने में भी सहूलियत होती है और उसे पढ़ने में अच्छा भी बहुत ही ज़्यादा लगता है। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में ही लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आज आप लर्न कर लेंगे और जब कल की क्लास में आएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन लर्न होंगे। ठीक है, बढ़ेंगे फिलहाल आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। आज की पहली न्यूज़ है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जो कि 5 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बंबई से लंदन तक भारत के पहले वाणिज्यिक जहाज की पहली यात्रा की याद में भी मनाया जाता है। एमएस लॉयल्टी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक वाहन ने 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लंदन तक की अपनी यात्रा को चिन्हित किया था, जिसके मौके पर राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या आप जानते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संग्रहालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ एक और डे से है। ये न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, जो कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या है ये? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा मानव विवेक के महत्व को पहचानने के लिए हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाती है। क्यों मनाया जाता है ये दिवस, ये भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो याद रखिएगा यह दिन जाति, लिंग और धर्म के भेद के बिना सभी के लिए शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों और मौलिक स्वतंत्रता के निर्माण की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है, और आप याद रखिए एक एक डे हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है किसी भी डे की थीम। तो याद रखिए 2023 की थीम रही है बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस। फिर से देखिए, बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डे की बात आई है तो मैं आपके बीच कुछ इम्पॉर्टेंट डेज रखने जा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा आपको काफ़ी पसंद आएगा। चलिए मैं रखता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट डे। जैसे 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाते हैं। इसके अलावा 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाते हैं। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाते हैं। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे मनाते हैं। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर आर्फन मनाते हैं। 7 जनवरी को महायाना न्यू ईयर मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें अगर 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अपना फाउंडेशन डे मनाती है। 8 जनवरी को ही अर्थ का रोटेशन डे मनाते हैं। 9 जनवरी को नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई डे, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट डे की बात करें तो 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी को मनाते हैं। 11 जनवरी को ही नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाते हैं। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं, यानी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। इसके अलावा बात करें तो 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं आर्मी डे। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। इसके अलावा 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन डे मनाते हैं। इसके अलावा बात करें हम लोग अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो याद रखिएगा 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में पराक्रम डे के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं।
24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाते हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसके अलावा 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाते हैं। इसके अलावा बात करें 27 जनवरी को तो नेशनल ज्योग्राफी डे मनाते हैं। 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है लाला लाजपत राय की, याद रखिए। 28 जनवरी को ही के.एम. करियप्पा की जयंती मनाते हैं। ठीक है। 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे मनाते हैं। 30 जनवरी को मार्चियर डे, शहीद दिवस यानी महात्मा गांधी का दिन मनाते हैं। और 30 जनवरी को ही वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा लास्ट संडे को मनाते हैं जनवरी में। 31 जनवरी को इंटरनेशनल जेब्रा डे मनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके बीच 5 अप्रैल के डे को डिस्कस किया। इसके अलावा जनवरी के तमाम सारे इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस किया। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश के, क्या है न्यूज़, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बनारसी पान, वाराणसी के 3 अन्य सामानों को जीआई टैग दिया गया है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। तो याद रखिए बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंता बैंगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। पंजीकरण के बाद 1000 से अधिक किसानों को जीआई अनुमोदित उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इसके साथ कुल 22 जीआई टैग वाले उत्पाद काशी क्षेत्र से संबंधित हो गए, यानी उत्तर प्रदेश के काशी में 22 ऐसे क्षेत्र हो गए जो जीआई टैग से संबंधित है। जीआई टैग उस एक चीज को दिया जाता है जो उस क्षेत्र में उसी चीज के रूप में जानी जाती है। ठीक है, यानी उस क्षेत्र को उसी चीज के रूप में जाना जाता है। जैसे बात करें आगरा का पेठा हो गया, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हो गई, है ना। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के बनारसी पान और वाराणसी के 3 अन्य सामानों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग सही न्यूज़ है। तो ये अगली न्यूज़ भी याद रखिए। बिहार के पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। दाने का माप और आकार काली मिर्च की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे मिर्चा या मार्चा राइस के नाम से जाना जाता है। इस चावल के दाने और परत में एक अनोखी सुगंध भी होती है जो कि इसे अलग बनाती है। तो याद रखिएगा बिहार के पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट एक कंट्री से जिसका नाम है फिनलैंड। क्या है न्यूज़, आइए जानते हैं। फिनलैंड देश से न्यूज़ है। नाटो में 31वें सहयोगी के रूप में फिनलैंड शामिल हुआ है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्रसेल्स में नाटो मुख्यालय में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उत्तरी अटलांटिक संधि में प्रवेश के अपने साधन को जमा करने पर फिनलैंड 4 अप्रैल को नाटो का सबसे नया सदस्य बन गया है। फिनलैंड के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री को परिग्रहण दस्तावेज सौंपा, जिन्होंने फिनलैंड को सदस्य घोषित किया। फिनलैंड का परिग्रहण रूस के व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। याद रखिएगा फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है ये आप बताएंगे कमेंट कॉलम में। ठीक है, बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 से 18 राज्यों की लिस्ट निकाली गई है, जिसमें कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। तो तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर रहा है 18वें नंबर पर। इस रिपोर्ट को न्याय वितरण के 4 स्तंभों यानी पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के समग्र आंकड़ों पर बनाया गया है। तो याद रखिएगा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी भारत में न्याय देने के मामलों में जो राज्य हैं उसमें 18 राज्यों की लिस्ट में कर्नाटक टॉप पर रहा है। कर्नाटक के सीएम कौन है, बसवराज बोम्मई। तमिलनाडु के सीएम कौन है, एम.के. स्टालिन। तेलंगाना के सीएम कौन है, तो चंद्रशेखर राव। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी। न्यूज़ क्लियर है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने फिनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.4% कर दिया है। ठीक है, दिसंबर 2022 में 7.2% से घटाकर 6.4% कर दिया है। याद रखिएगा वित्त वर्ष 2025 में विकास दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में घटकर 5% हो जाएगी और 2025 में 4.5% तक हो जाएगी, क्योंकि मुद्रास्फीति का दबाव कम हो जाएगा।
तो याद रखिएगा एडीबी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो स्टैटिक जी के पॉइंट और कुछ क्लियर करते हैं एडीबी से। एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को एक क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में स्थापित हुई। एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह बैंक दुनिया भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालयों भी चलाता है। एडीबी के स्थापना के समय 31 सदस्य और अब 68 सदस्य हैं। मुख्यालय इसका पड़ता है फिलीपींस में। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। अध्यक्ष हैं मात्सुको अस्कावा, 2020 से लगातार बने हुए हैं। क्लियर हो गया है। तो ये थी आज की ओवरऑल न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करें। और हाँ, वीडियो की शुरुआत में जो मैंने 10 क्वेश्चन जीएस के रखे वो आपको कैसे लगे ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के लाइक पर प्रेस कर दो। थैंक यू एवरीवन।